जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में 25/25 नंबर की तैयारी। आज हमारी क्लास नंबर 12 है। तो चलिए जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है। बाकी हमारी जो क्लासेज का टाइम है, डेली सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा जीके मंथली आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, मैथ की 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ आप 230 रुपीज़ के अंदर ले सकते हैं और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हाई करके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास नंबर 12 है, तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि 1919 में सबसे पहली बार रोल टैक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था हरियाणा में। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा अंबाला के अंदर हुआ था। रोल टैक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का ये कानून था। ठीक है, रोल टैक्ट जो है कब लागू किया गया था? 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारत के अंदर जो क्रांति फैली हुई थी उसको समाप्त करने के लिए और कुछ नेताओं की भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर सिडनी रोल्ट, उनकी अध्यक्षता में कमेटी की नियुक्ति की गई और कुछ 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए गए। रोल टैक्ट या काला कानून के नाम से जिसको जाना जाता था। और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इस एक्ट का पूरे तरीके से विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। ठीक है, और इसी एक्ट का विरोध करने के कारण और जनसभा को आयोजित करने के लिए महात्मा गांधी जी पंजाब जा रहे थे। तो 10 अप्रैल 1919 को जब वो पंजाब जा रहे थे इसी रोल टैक्ट का विरोध करने के लिए, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को सबसे पहली बार कहां से गिरफ्तार किया गया? पलवल से। पलवल रेलवे स्टेशन से अंग्रेजों ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया 10 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, 1857 के आंदोलन के दौरान विलियम फोर्ड कलेक्टर कहाँ के थे? विलियम जो फोर्ड थे वो कहाँ के कलेक्टर थे? वो गुरुग्राम के कलेक्टर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय अंबाला के डिप्टी जो कलेक्टर थे वो कौन थे? टीडी फॉर्सिथ जो है वो अंबाला के डिप्टी कलेक्टर थे। ठीक है, रोहतक के अगर डिप्टी कलेक्टर की बात पूछी जाए तो रोहतक के डिप्टी कलेक्टर कौन थे? रोहतक के डिप्टी कलेक्टर का 1857 की क्रांति के समय थे एडम लॉच। ठीक है, रोहिसार के डिप्टी कलेक्टर कौन थे 1857 की क्रांति के समय? जॉन वेडरबर्न ये प्रमुख कलेक्टर थे 1857 की क्रांति के समय, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांत से। ठीक है, नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? खिलाफत आंदोलन का स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, खिलाफत कमेटी बनाकर, सरकारी पद को वापस करके, या सभी के सभी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 1919 से लेकर 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए 1919 में और 1922 में। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्की के अंदर खलीफा को सत्ता से हटा दिए जाने के कारण मुस्लिम लोग नाराज हो गए थे और इसे खलीफा का अपमान माना गया मुस्लिमों के द्वारा। अली भाई 2 थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और 1919 से लेकर 1924 के बीच में बहुत सारे आंदोलन हुए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी के आह्वान के ऊपर कुछ कार्यों के माध्यम से सरकार का विरोध किया गया आंदोलन के अंदर, जिसने सरकार ने जिसको भी उपाधियां दी हुई थी सभी ने अपने उपाधियों का त्याग करना शुरू कर दिया। वकील सरकारी कार्यालयों के अंदर बहिष्कार करेंगे, विद्यार्थी स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर बहिष्कार करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा। यानी कि ऐसी आंदोलन के अंदर रणनीति बनाई गई और हरियाणा प्रदेश के कई जिले जैसे रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार में पंडित श्री राम शर्मा, लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय, श्री राम शर्मा, लाला हुकमचंद, इनके द्वारा सरकार का
पुरजोर तरीके से विरोध भी किया गया और इनके द्वारा अपनी गिरफ्तारियां दी गई। लेकिन जब हरियाणा में असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा के ऊपर था तो उसी समय एक घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई थी? चोरा चोरी नामक स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर एक हिंसात्मक घटना हुई जिसे गांधी जी काफी आहत हुए और उन्हें असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। किसके कारण वापस लिया गया? चोरा चोरी नामक घटना के कारण वापस लिया गया था। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। पानीपत में सूफी इकबाल, भिवानी से मोहम्मद उस्मान, ठीक है, इनके नेतृत्व में सरकार का विरोध हुआ। और 8 अक्टूबर 1920 को 8 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी, अली बंधु, मोहम्मद अहमदुल्ला, सूफी इकबाल से मिलने रोहतक जेल में आए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक जेल के अंदर आए थे। और अक्टूबर 1920 में पानीपत के अंदर प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा जो पानीपत के अंदर पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। भिवानी के अंदर अंबाला डिविजनल पॉलिटिकल कांग्रेस का आयोजन किया गया जिसमें गांधी जी, मौलाना आजाद भी इसके अंदर शामिल हुए। और मुरलीधर ने जो भिवानी के अंदर अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता बाबू मुरलीधर ने की थी। ठीक है। और रोहतक के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता चौधरी रामभज दत्त ने की थी। नेक्स्ट, रोल टैक्स का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा के अंदर आए थे? भारत में रोल टैक्स का विरोध शुरू हुआ तो हरियाणा में भी इसका विरोध शामिल हो गया। और 1919 को सरदार झंडा सिंह की अध्यक्षता में अंबाला में रोल टैक्स का विरोध करने के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था। सबसे पहले हरियाणा में अंबाला के अंदर ही रोल टैक्स का विरोध किया गया और हिसार में भी जनसभा का आयोजन किया गया। गांधी जी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश में हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला में बहुत जगह आंदोलन शुरू हो गया। और 6 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद और कुछ अन्य नेताओं के निमंत्रण पर गांधी जी मुंबई से दिल्ली और पंजाब के दौरे के लिए रवाना हुए। और जब वो रवाना हुए तो जो ब्रिटिश अंग्रेज थे वो घबरा उठे और गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 को। लेकिन गांधी जी ने सरकार के इस आदेश को नहीं माना और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार करके वापस मुंबई के अंदर भेज दिया गया। ठीक है। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में, गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में अलग अलग जगह पर अलग अलग सभाएं हुई। रोहतक में भी सभा हुई, चौधरी छोटू राम थे, ठीक है, बाबू लालचंद जैन थे। इन्होंने जो है खुला विद्रोह किया महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी का। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? असहयोग आंदोलन को पहले तो हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में थे लाला लाजपत राय। ठीक है, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के खिलाफ हरियाणा में इस आंदोलन के खिलाफ कौन थे? चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम जो है हरियाणा में असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। क्यों थे? क्योंकि उनका मानना था कि सबसे ज्यादा अगर बुरा असर पड़ेगा इस आंदोलन का तो किसानों के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। और कब शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की? 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। 12 फरवरी 1920 को भारत के साथ साथ में पूरे हरियाणा के अंदर भी आंदोलन समाप्त हो गया था। 5 फरवरी 1922 को एक चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने वैश्य हाई स्कूल की आधारशिला किस शहर के अंदर रखी थी? वैश्य हाई स्कूल, अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? जाट स्कूल के नाम से जाना जाता है। रोहतक के अंदर रखी थी। ठीक है। कब रखी थी? फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में पुरानी जो अनाज मंडी है उसको किराए पर एक कमरा लेकर वैश्य हाई स्कूल की शुरुआत की गई थी रोहतक की पुरानी अनाज मंडी के अंदर। ठीक है। और इसी स्कूल की जो आधारशिला है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
1921 के अंदर रखी थी, 1921 के अंदर रखी थी। और बाबू श्याम लाल एडवोकेट थे जो बैलगाड़ी में बैठाकर आधारशिला रखवाने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपके एग्जाम के अंदर कि गांधी जी को बैलगाड़ी में बैठाकर कौन लेकर आए थे, तो उनका नाम था बाबू श्याम लाल, एक एडवोकेट थे यानी कि वकील थे। बाबू श्याम लाल एडवोकेट यानी कि वकील, जो महात्मा गांधी जी को वैश्य हाई स्कूल की आधारशिला रखने के लिए बैलगाड़ी में बैठाकर लेकर आए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए, रोहतक से बहुत सारे जो हैं महानुभव महापुरुष हुए हैं जिन्होंने रोहतक से शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, जैसे सुभाष गई रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज राजेंद्र गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ से रोहतक से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। अशोक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आंदोलनकारियों को हरियाणा की किस जेल के अंदर रखा गया था? वो रखा गया था अम्बाला के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अम्बाला शहर से सेंट्रल जेल से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की यादें जुड़ी हैं। सबसे पहले रोल टैक्ट का विरोध भी यहीं से इसकी शुरुआत हुई। और इसी जेल में 1949 में 1949 में बापू के हत्यारे थे जिनका नाम था, यानी कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी के हत्यारे कौन थे? नाथूराम गोडसे। और एक नाम था नारायण आमटे। ठीक है, इनको जो है फांसी दी गई थी अम्बाला जेल के अंदर 1949 के अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश सरकार ने इससे पहले इसको उप जेल बनाया था, फिर 1930 में इसको जिला जेल बनाया गया। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, यूपी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? इनका संबंध भी यहीं से कुछ न कुछ रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रथम सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। वो भी इसी जेल के अंदर रही थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे मौलाना साबरी। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी अम्बाला जेल के अंदर ही रहकर, हिस्ट्री ऑफ क्राइम एंड पुनिशमेंट। किसके द्वारा लिखी गई थी? मौलाना साबरी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया? कौन सी संधि हुई थी भाई? 30 दिसंबर 1803 को। 30 दिसंबर 1803 को एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेज अधिकारी जनरल लेक थे, अंग्रेज अधिकारी जनरल लेक, और एक मराठा सरदार थे दौलत राव सिंधिया। मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज शासक जनरल लेक के बीच में संधि हुई थी, जिसके तहत मराठों के द्वारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र जो जीता गया था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया गया था। और ये जो समझौता था, जो सुरजी अंजन गांव की जो संधि थी, ये क्यों की गई थी? जो आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1803 से 1805, उसी के दौरान जितने भी सैन्य अभियान किए गए थे, जितने भी सेना के द्वारा अभियान किए गए थे, उनका ही परिणाम था ये सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, और इसी संधि के तहत में जो गंगा जमुना दोआब है, हरियाणा, दिल्ली आगरा क्षेत्र, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से, गुजरात के कुछ जिले, अहमदनगर का किला, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। और अंग्रेजों के द्वारा पूरे हरियाणा पर कब अधिकार कर लिया गया था? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा पूरे हरियाणा पर 1809-10 के अंदर अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, रेवाड़ी परगना में राव तेज सिंह को इश्तमारी जागीर के रूप में कितने गांव दिए गए थे? देखिए, अंग्रेजों ने हरियाणा को पूरे तरीके से
अपने पास रखने के बजाय उसको दो भागों के अंदर बांट दिया था। हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांट दिया था? दो भागों के अंदर। एक भाग जो कि छोटा भाग था, जिसको अनसाइड टेरिटरी बोला जाता था। अनसाइड टेरिटरी यानी कि निर्दिष्ट क्षेत्र बोला जाता था। अनसाइड टेरिटरी, जिसको क्या बोला जाता था? निर्दिष्ट क्षेत्र बोला जाता था। और ये जो पूरा का पूरा था, ये पूरा कंपनी के सीधे नियंत्रण में आता था। और ये छोटा भाग था, दो भागों के अंदर बांटा गया। दूसरा भाग बड़ा काफी भाग था, सामंत और सरदारों के अंदर विभक्त किया गया था, जिन्होंने जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अंग्रेजों को सैनिक सहायता प्रदान की थी इन्होंने। ठीक है। रेवाड़ी को जो है किसके अंदर शामिल किया गया था? छोटे भाग के अंदर, यानी कि निर्दिष्ट क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया था। लेकिन रेवाड़ी के जो 87 गांव हैं वो उस समय के शासक थे राव तेज सिंह को दे दिए गए थे, और बाकी जो क्षेत्र था वो कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। यानी कि रेवाड़ी को कंपनी के अधीन कर लिया गया था और निर्दिष्ट क्षेत्र में रखा गया था। लेकिन रेवाड़ी के जो 87 गांव हैं उस टाइम के शासक राव तेज सिंह को जागीर के रूप में दे दिए गए थे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उत्तरी हरियाणा में स्थित लाडवा रियासत का शासक कौन था? लाडवा रियासत का शासक, देखिए दो थे मेरे दोस्तों। उत्तर हरियाणा में लाडवा के जो शासक थे वो थे तो गुरुदत्त सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है। और एक थे बंगा सिंह। ये कहाँ के शासक थे? थानेसर के शासक थे। थानेसर के शासक बंगा सिंह ने, और उत्तरी हरियाणा में जो लाडवा है वहां के रियासत के शासक गुरुदत्त सिंह ने दोनों सिख शासक थे। दोनों ने संघ बना करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। और ब्रिटिश जो कमांडर थे कर्नल बरन, ब्रिटिश कमांडर थे जिनका नाम था कर्नल बरन। उन्होंने सिख संघों के बीच में भीषण संघर्ष हो गया कर्नल बरन के बीच में, और जो सिख संघ बंगा सिंह और गुरुदत्त सिंह के द्वारा बनाया गया था उनके बीच में बहुत कड़ा संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में एक बुढ़िया कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। उस समय बुढ़िया के शासक थे जिनका नाम था शेर सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी शेर सिंह की। ठीक है। और करनाल के अंदर 20 अप्रैल 1805 को गुरुदत्त सिंह और कर्नल बरन के बीच में जो युद्ध लड़ा गया, इसमें गुरुदत्त सिंह हार गए थे और सिंह संघ की जितने भी शक्तियां थी वो समाप्त हो गई थी। लाडवा रियासत के एक प्रमुख शासक भी रहे हैं जिनका नाम था अजीत सिंह। उनके ही नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1845 के अंदर विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो लाडवा के एक और अन्य रियासत मुख्य शासक रहे जिनका नाम था अजीत सिंह। हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भाग को कितने क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया? 3 क्षेत्रों के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। 1819 ईस्वी के अंदर कंपनी ने पूरे के पूरे प्रशासनिक जो ढांचा था उसके अंदर संशोधन करके, एक अधिकारी थे अंग्रेज अधिकारी जिनको राजनीतिक शक्ति प्रदान की, और कंपनी के द्वारा जितना भी ग्रहण किया गया भाग था उसको 3 क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर दिया था। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक उत्तरी क्षेत्र के अंदर विभाजित किया गया। उत्तरी क्षेत्र में किस किस को रखा गया ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तरी क्षेत्र में रोहतक को रखा गया, हिसार को रखा गया, पानीपत को रखा गया और सोनीपत को। RHPS यानी कि रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत। और एक था केंद्रीय क्षेत्र यानी कि मध्य क्षेत्र भी जिसको बोला जाता है केंद्रीय क्षेत्र। इसमें किसको रखा गया? दिल्ली को रखा गया। और एक है मेरे दोस्तों दक्षिणीय क्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल, मेवात, इनको रखा गया। ठीक है। और 1833-34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा को अंग्रेजों के द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग कब बनाया गया? 1833-34 ईस्वी में बनाया गया। और उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो केंद्र था वो कौन सा था? वो था आगरा। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिणी। 1832 में राजा जमियत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनकी रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो पूछा गया कि उनकी रियासत का क्या नाम था? भाई राजा जमियत सिंह, उनकी रियासत का नाम था थानेसर रियासत। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ रियासतें थी जो छीन ली गई थी,
उनके छीनने का कारण क्या था, कब वो छीनी गई थी? एक थी छछरौली रियासत। छछरौली कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए उसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। छछरौली रियासत यानी कि 1818 के अंदर छीनी गई। रानी रामकौर की अयोग्यता के कारण जोधा सिंह के हस्तक्षेप के बाद एक रानिया रियासत थी, रानिया रियासत 1818 में नवाब जाम्बित खां के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, अंबाला, रादौर, दियालगढ़, थानेसर, कैथल, ये बहुत सारी रियासतें थी जो छीनी गई थी ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पूरा हरियाणा का जो इतिहास है पूरा का पूरा खत्म होता है। प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो। तो आज हम हरियाणा की पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा की पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, हरियाणा की राज व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन पहला है, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ? पंजाब ग्राम अधिनियम पहली बार 1952 के अंदर पारित हुआ। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961, पंजाब पंचायत समिति एक्ट, पंजाब पंचायत समिति एक्ट, इसके ऊपर जो है पूरे हरियाणा की जो ग्राम पंचायत थी वो आधारित थी। 1961 पंजाब पंचायत समिति और पंजाब पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 इसके ऊपर आधारित थी। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट के तहत यानी कि जो 1952 के अंदर पारित हुई, उसके तहत जो ग्राम पंचायत थी उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का होता था। और पंचायत के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति से एक पंच चुना जाना जरूरी होता था और पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते थे। महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा ग्राम पंचायत अधिनियम कब बना और किसके शासन में बना, हरियाणा ग्राम पंचायत अधिनियम कब अस्तित्व में आया? हरियाणा ग्राम पंचायत अधिनियम 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा ग्राम पंचायत अधिनियम अस्तित्व में आया। उस समय हरियाणा के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे भजन लाल, भजन लाल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं सबसे ज्यादा बार? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा सबसे अधिक बार स्पीकर रहने वाले व्यक्ति हरियाणा के हरमोहिंदर सिंह चड्ढा हैं, जो कि 3 बार स्पीकर रहे हैं हरियाणा के, 3 बार। पहली बार 9 जुलाई 1987 से, वैसे डेट नहीं पूछी जाती है, 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991 तक रहे थे। फिर ये 2005 में भी थे, पूरी डेट याद नहीं है कौन सी डेट थी। 2005 से 2006 भी रहे थे। फिर 2009 से लेकर 2011 तक भी ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, 2011 तक, 2009 से 2011। सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? भाई सबसे लंबा कार्यकाल, ये तो सबसे ज्यादा बार रहे हैं, 1987 से 91, 2005 से 2006, 2009 से 2011, 3 बार रहे हैं। लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था, 1982 से लेकर 1987, 5 साल, 1982 से लेकर 1987। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह का हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा विधानसभा के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? राव वीरेंद्र सिंह का, राव वीरेंद्र सिंह का। ठीक है, लगभग वो मेरे दोस्तों 6 दिनों तक 1967 में 17 मार्च से लेकर 23 मार्च 1967, लगभग आप मान के चलो 6 दिन तक वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे थे। हरियाणा के पहले पुरुष जो विधानसभा अध्यक्ष बने वो भी राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से
विधायक चुने गए थे पटौदी। पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह उस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसन अंगों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। 1932 में ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये बात कही गई थी देशबंधु गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1932 को 9 दिसंबर 1932 को लाला देशबंधु गुप्ता के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई गई थी। पंजाब से अलग करके किसके द्वारा? देशबंधु गुप्ता के द्वारा। 1932 में देशबंधु गुप्ता ने कहा कि जो भी हिंदी भाषी प्रदेश है वो कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की सबसे पहले मांग कब उठी थी? सबसे पहली मांग उठी थी 1907 में। लाला लाजपत राय किसके द्वारा उठाई गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। और एक नाम था आसफ अली। ठीक है, दो लोगों के द्वारा सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई 1907 के अंदर। ठीक है, फिर 1925 यानी कि 1925-26 में दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन के अंदर हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई गई थी, जिसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन, जो महम रोहतक से बिलोंग करते थे। फिर 1946 में भी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। तो 1946 में भी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था, यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, इसे पंजाब से अलग किया जाए, दिल्ली, राजस्थान। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्ता के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की बात कही गई। और फिर 1907 में सबसे पहले लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की गई थी। 1925-26 में दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन हुआ, उस अध्यक्षता के अंदर भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई थी। पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1940 में भी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, उनके द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा अध्याय नंबर 16, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए भाई 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंदर 22 अध्याय। हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ भाई? 22 अप्रैल 1994। 22 अध्याय, 5 भाग और जिसके अंदर 280 धाराएं हैं। 22 अध्याय, 5 भाग और 280 धाराएं हैं। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। और अध्याय नंबर 16 के अंदर जिला परिषद के कर्तव्य हैं। अध्याय नंबर 14 के अंदर जिला परिषद के कार्य आते हैं। ठीक है, और अध्याय नंबर 10 के अंदर पंचायत समिति की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। पंचायत समिति की शक्तियों का उल्लेख मिलता है अध्याय नंबर 10 के अंदर। और अध्याय नंबर 20 के अंदर चुनाव के नियम, यानी कि जो चुनाव है किस नियम से करवाए जाएंगे, जिसका जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये सब इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चौधरी छोटूराम जी के द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए 1923 में यानी कि 1923 में चौधरी छोटूराम थे और एक थे फजल अली हुसैन और सर सिकंदर हयात, उनके द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1924 में इनके ही द्वारा, छोटूराम जी के द्वारा जमींदारा लीग, फ्यूडल लीग जिसको बोलते हैं, जमींदारा लीग का गठन भी किसके द्वारा किया गया था? 1924 में चौधरी छोटूराम जी के द्वारा। ठीक है, और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने सबसे पहले 1937 के जो पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे,
उसके अंदर यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की थी और सिकंदर हयात खान पंजाब के प्रथम प्रधान बने थे। कौन बने थे? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान जो है वो पंजाब के प्रथम प्रधान बने थे। छोटूराम इनकी सरकार में राजस्व मंत्री बनाए गए थे। सिकंदर हयात खान की सरकार में जो पंजाब के प्रथम प्रधान बने थे, राजस्व मंत्री कौन बनाए गए थे? सर छोटूराम बनाए गए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने किसको विभाजित किया और अक्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया? जम्मू, दिल्ली, पंजाब या उत्तराखंड? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित होने के साथ हरियाणा जो है 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का कौन सा राज्य बना? भारत का 17वां राज्य बना भाई। भारत का 17वां राज्य है बनने, 17वां राज्य भारत का बना हरियाणा। और कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना, 1 नवंबर 1966 को। और इस प्रकार जो पूर्वी पंजाब का जो पूर्व राज्य थे, 2 अक्षेत्र और हरियाणा और पंजाब के अंदर विभाजित हो गया। कुछ अक्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण किसके कब सुझाया गया था? वो सुझाया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था, जिसमें जो सर कार्बेट थे पंजाब सरकार के वित्तीय आयुक्त थे। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सचिव थे। पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट सिरसा जिले में आती है? सिरसा जिले के अंदर आती है रानिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में विधानसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं? हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए विधानसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं हरियाणा के अंदर? विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, और कब बनी थी ये 90 सीटें? 1977 में, 1977 में निर्धारित की गई थी 90 सीटें। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाली जो सीटों की संख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? हिसार जिला है। ठीक है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सिरसा जिले में के अंदर 5 आते हैं, रानिया, सिरसा, कालांवाली, डबवाली और एलनाबाद। एलनाबाद, रानिया, डबवाली, सिरसा और कालांवाली। ठीक है, और टोहाना फतेहाबाद का है, फतेहाबाद जिले की विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अभी हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है मेरे दोस्तों? 23 हो चुकी है। देखिए अभी थोड़ा सा डाटा हो सकता है चेंज होगा, क्योंकि हिसार के अंदर आता था हांसी, अभी हांसी अलग से जिला बन चुका है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? राज्य वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए की जाती है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल नंबर 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है सभी राज्यों के अंदर कब की गई थी? 1993 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 243 का पार्ट आई से लेकर पार्ट वाई तक वो इस आयोग के गठन के लिए जितनी भी व्यवस्था है, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर जो उस राज्य का जो राज्यपाल है उस टाइम पे उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? पंचायत नगर पालिकाओं की जितनी भी वित्तीय स्थिति है, फाइनेंस जो कंडीशन है उसकी समीक्षा करना। राज्य वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से
राज्य के विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं नगर निकायों को धन आवंटन करने का काम करता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? राइट ऑप्शन रहेगा धारा नंबर 171 बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धारा नंबर 171 में किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत घोषणा बनाने का वर्णन है। और धारा 181 के अनुसार किसी व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश द्वार पर या उसके भीतर या उसके आसपास या सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतदान केंद्र। और धारा 161 क्या कहती है भाई? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनके चुनाव का जो वर्णन है वो धारा नंबर 161 के अंदर किया गया है। धारा नंबर 191 में भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के अंतर्गत जितने भी बदलाव के प्रभावों का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, इनके अंदर बदलाव करने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो धारा नंबर 191 के अंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति भंग की जा सकती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है भाई। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। कंप्लीट पीडीएफ के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करो। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सभी को आप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी क्लासेज को भी टाइम से ज्वाइन करते रहो।